हेलो कोड्रिफ्टर, वेलकम बैक। अगर आप रेस्ट एपीआईज और ग्राफकेल के बारे में कंफ्यूज हैं कि आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर रेस्ट एपीआईज को यूज करें या ग्राफकेल को यूज करें, तो आप बिल्कुल राइट प्लेस के ऊपर हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेस्ट एपीआईज और ग्राफकेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उनके आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है, यूजेज में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा यानी कि रेस्ट एपीआई या ग्राफकेल में से कौन किस प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोनों के कॉमन पर्पस से, यानी कि दोनों का कॉमन पर्पस क्या होता है। तो दोनों का जो कॉमन पर्पस होता है वो ये होता है कि सर्वर और फ्रंट एंड, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड, दोनों का एक्चुअल पर्पस फ्रंट एंड और बैक एंड की कम्युनिकेशन, जो कि डाटा कम्युनिकेशन होता है। नाउ अगर दोनों का जो पर्पस है वो डाटा कम्युनिकेशन ही होता है, तो फिर ये दोनों डिफरेंट क्यों है? क्यों हम रेस्ट एपीआई या ग्राफकेल के अंदर ये डिस्कशन कर रहे हैं? क्यों एक डिबेट है कि ग्राफकेल को कहां पर यूज किया जाए या रेस्ट एपीआई को यूज किया जाए? तो अगर दोनों का कॉमन पर्पस एक ही है तो व्हाई नॉट कि एक ही कोई चीज यूज कर ली जाए बजाय दोनों के। दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो कि हम डिस्कस करें डिटेल के अंदर कि ये दो डिफरेंट अप्रोचेस क्यों हैं, क्यों रेस्ट एपीआई यूज की जाती है, क्यों ग्राफकेल यूज किया जाता है। सबसे पहले हम रेस्ट एपीआई को डिस्कस करते हैं। तो रेस्ट एपीआई का काम क्या होता है? रेस्ट एपीआई बैकएंड और फ्रंट एंड की कम्युनिकेशन करता है इन डिफरेंट एंड पॉइंट्स। मतलब ये कि अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक बैकएंड है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है कैटेगरीज का, प्रोडक्ट का एंड देन ऑर्डर्स का। फ्रंट एंड ने बैकएंड से कैटेगरीज मंगवानी है या प्रोडक्ट मंगवानी है या ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल मंगवानी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे डिफरेंट एंड पॉइंट्स को कॉल करना पड़ेगा। इससे होता यह है कि एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट होता है जो स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा रिटर्न करता है। सेट ऑफ डाटा बड़ा प्री डिफाइंड होता है, मतलब उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो पहले से डिफाइंड होंगे और फ्रंट एंड को सेंड कर दिए जाएंगे। अब सम टाइम वो डाटा जो होता है वो ज्यादा होता है, फ्रंट एंड को सारे डाटा नहीं चाहिए होता है। सम टाइम ये होता है कि वो डाटा कम होता है, फ्रंट एंड को कुछ और डाटा भी चाहिए होता है। इन दोनों मैकेनिज्म को अंडर फैचिंग या ओवर फैचिंग कहा जाता है। मतलब फ्रंट एंड को डाटा ज्यादा चाहिए था लेकिन उसके पास डाटा कम आया, मतलब उसने अंडर फैच किया। दूसरी सूरत में फ्रंट एंड को कुछ एट्रीब्यूट चाहिए थे, हम कंसीडर करते हैं उसे प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की इमेज चाहिए थी, लेकिन एक एंड पॉइंट से उसको सारी की सारी प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। इसे कहते हैं ओवर फैचिंग। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब अंडर फैचिंग होती है तो जो बाकी रिमेनिंग डाटा मंगवाने के लिए फ्रंट एंड को बैक एंड को एक्स्ट्रा कॉल्स मारनी पड़ती है, जिससे एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। दूसरे केस के अंदर जब ओवर फैचिंग होती है तो, और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि अगर डाटा ज्यादा आ रहा है तो उसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा कंज्यूम होती है। इससे क्या होता है कि अगेन एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए ग्राफक्यूएल आता है मैदान में। ग्राफक्यूएल कहता है कि अगर आप अंडर फैचिंग या ओवर फैचिंग के मसलों से परेशान है तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको इसका एक बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन दूंगा। और वो सोल्यूशन क्या है? अब उस सोल्यूशन को समझने से पहले हमें समझना होगा ग्राफक्यूएल के आर्किटेक्चर को, कि ग्राफक्यूएल का आर्किटेक्चर होता कैसे है। ग्राफक्यूएल के आर्किटेक्चर को समझने से पहले अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा जो कि हर वीडियो में कहता हूं, अगर आप बहुत ही क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी मटेरियल, इस तरह के डिफरेंसेस जिनके क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर होते हैं और आप उसके आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको उसके आंसर्स बड़े परफेक्ट और डिटेल तरीके से आप तक पहुंचाए जाएं, तो कोड्रिफ्ट इज द परफेक्ट प्लेस। आप कोड्रिफ्ट को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के एंड के ऊपर आप ये बताएं कि क्या आपको इससे पहले ग्राफक्यूएल और रेस्ट एपीआई के बारे में इस डिटेल के साथ डिफरेंस का पता था? अगर पता था तो आप बताएं कि आपको क्या क्या पता था। अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपने क्या जाना। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और वी आर रियली थैंकफुल फॉर यू। आई होप कि आपने अभी तक लाइक के बटन को तो जरूर प्रेस कर दिया होगा। और यस, आई सी यू आर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट्स मूव ऑन। नाउ ग्राफकेल का आर्किटेक्चर किस तरह का होता है? अब ग्राफकेल रेस्ट एपीआई के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। जिस तरह से रेस्ट एपीआई के अंदर मल्टीपल एंड पॉइंट होते हैं, ग्राफकेल के अंदर एक सिंगल एंड पॉइंट होता है, मल्टीपल एंड पॉइंट नहीं होते। तो आपका क्वेश्चन होगा कि अगर मल्टीपल एंड पॉइंट नहीं होते तो मल्टीपल एंटिटीज का डाटा कैसे रिसीव होता है? नाउ हियर इज द मैजिक ऑफ ग्राफकेल। ग्राफकेल में क्या होता है? बैकएंड के अंदर हर एंटिटी के अगेंस्ट एक प्रॉपर स्कीमा डिजाइन होता है, जैसे एक डेटाबेस का स्कीमा डिजाइन होता है। वो स्कीमा सेग्रीगेट हो जाता है, यानी कि क्लासिफाई हो जाता है ग्राफकेल के टू मेजर टाइप्स के अंदर। एक को कहते हैं क्यूरी, एक को कहते हैं म्यूटेशन। नाउ क्यूरी क्या काम करती है? क्यूरी ये काम करती है कि जब भी आपने किसी भी एंटिटी यानी कि प्रोडक्ट, ऑर्डर या कैटेगरीज का डाटा मंगवाना है तो आप एक क्यूरी करेंगे, फ्रंट एंड क्यूरी करेगा। नाउ यू नो कि क्यूरी किस तरह से काम करती है। क्यूरी इस तरह से काम करती है कि जो चीज चाहिए वो आप मंगवा देंगे,
जो चीज नहीं चाहिए वो आप नहीं लिखेंगे। जैसे डेटाबेस की क्यूरी होती है कि अगर टेबल के अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, हमें जो फील्ड चाहिए होती हैं, हम अपनी क्यूरी के अंदर वो फील्ड्स लिखते हैं। तो जब वो क्यूरी एग्जीक्यूट होकर हमें रिजल्ट मिलता है, तो डेटाबेस के टेबल के अंदर एक रो के अंदर जितना डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है हमें वो नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ वो वाले कॉलम में नजर आ रहे होते हैं जो हमने क्यूरी के अंदर मेंशन किए होते हैं। सिमिलरली ग्राफक्यूएल का इंजन भी काम करता है। अब फ्रंट एंड क्या करता है? फ्रंट एंड डायरेक्टली बैकएंड को कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि फ्रंट एंड डायरेक्टली ग्राफक्यूएल के इंजन को कम्युनिकेट करता है। ये फ्रंट एंड ग्राफक्यूएल के इंजन को क्यूरी करेगा। ये ऑर्डर की नोड है, ये प्रोडक्ट की नोड है, ये कैटेगरीज की नोड है। अब ग्राफक्यूएल का ये सर्वर डिसाइड करेगा कि टाइप क्या आ रही है। अगर तो टाइप के अंदर क्यूरी मेंशन होगा तो वो डाटा को फेच करेगा और भेज देगा। अब फेच कहां से करना है? अगर क्यूरी के अंदर मेंशन होगा कैटेगरीज, तो वो कैटेगरी से डाटा फेच करके भेज देगा। अगर क्यूरी के अंदर मेंशन होगा प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट से डाटा मेंशन करके भेज देगा। अगर क्यूरी के अंदर मेंशन होगा तो वो ऑर्डर से डाटा फेच करके भेज देगा। सो दैट्स हाउ ग्राफक्यूएल का सर्वर वर्क करता है जब हमने क्यूरी करनी होती है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज, ग्राफक्यूएल के सर्वर के अंदर आपने राइट किया प्रोडक्ट की इमेज और प्रोडक्ट का नेम। अब ये क्यूरी लेके जाएगा ग्राफक्यूएल के इंजन के पास। तो सबसे पहले चेक करेगा टाइप क्या है, क्यूरी है या म्यूटेशन है। नाउ क्यूरी है तो उसे पता चल गया कि डाटा फेच करके लाना है। अब कौन सा डाटा फेच करके लाना है? प्रोडक्ट में से डाटा फेच करके लाना है, यानी कि इस नोड से डाटा फेच करना है। अब प्रोडक्ट की इस नोड से डाटा फेच करके क्या क्या लाना है? ये कंसीडर करते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर नेम, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सारी फील्ड्स पड़ी हुई है। वो सिर्फ इमेज को पकड़ेगा एंड टाइटल को पकड़ेगा ग्राफक्यूएल का सर्वर, उसके बाद इस दोनों पेलोड को फ्रंट एंड पे भेज देगा। अनलाइक रेस्ट एपीआई जहां पर सिर्फ एंड पॉइंट क्या करता है, सर्वर को कॉल करता है, सर्वर जितना डाटा पड़ा था सारा भेज देता है। यहाँ पर ग्राफक्यूएल डिफाइन कर रहा है कि उसको क्या क्या डाटा चाहिए। वो क्यूरी जाती है और वो डाटा रिसीव करके लाके फ्रंट एंड को मिलता है। ना अंडर फैचिंग होगी ना ओवर फैचिंग होगी। जिस तरह से क्यूरी काम करती है इसी तरह से म्यूटेशन भी काम करती है। म्यूटेशन में सिर्फ ये काम करता है कि फ्रंट एंड जो डाटा होते हैं वो म्यूटेशन की टाइप के अंदर रख के ग्राफक्यूएल के सर्वर को भेजता है। ग्राफक्यूएल उस रिलेटिव नोड के अंदर या तो डाटा को क्रिएट कर देता है या अपडेट कर देता है। ये आर्किटेक्चर होता है ग्राफक्यूएल का। नाउ क्वेश्चन ये है कि जब ग्राफक्यूएल इतना इफेक्टिव स्ट्रक्चर दे रहा है तो फिर रेस्ट एपीआई को भी लोग अभी तक क्यों यूज कर रहे हैं? नाउ द प्रॉब्लम इज, ग्राफक्यूएल का जो आर्किटेक्चर इटसेल्फ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अनलाइक रेस्ट एपीआईज जिसका आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक पेलोड डिफाइन कर दिया, फ्रंट एंड ने कॉल कर लिया, उसके पास डाटा आ गया। अब जब भी एपीआई के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो या कोई न्यू एपीआई बनानी है तो वो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक नई एपीआई ऐड ऑन हो जाती है। जब भी आपने कोई नई नोड या कोई भी इस तरह की क्यूरी या म्यूटेशन डिफाइन करनी है तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपने किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीमा या स्ट्रक्चर को चेंज करना तो अगेन दैट इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज जो स्ट्रक्चर पूरे का पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए ग्राफक्यूएल को समझना, उसको यूज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको लर्न करना काफी मुश्किल है। उसके अपोजिट रेस्ट एपीआई को लर्न करना बहुत ज्यादा आसान है, मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा इजी है, जबकि नई चीजों को यानी कि नए एंडपॉइंट को ऐड करना भी बहुत ज्यादा इजी है। तो ये तो एक चीज हमने डिस्कस कर ली कि ग्राफक्यूएल और रेस्ट एपीआई दोनों साइड बाय साइड क्यों चल रही हैं, क्यों रेस्ट एपीआई ने ग्राफक्यूएल को या ग्राफक्यूएल ने रेस्ट एपीआई को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया। नाउ वी आर कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन कि किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए रेस्ट एपीआई, किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ग्राफक्यूएल ज्यादा अच्छा होता है। जितने भी प्रोजेक्ट पब्लिक डोमेन के प्रोजेक्ट ज्यादातर नहीं होते। व्हाट डज इट मीन पब्लिक डोमेन? पब्लिक डोमेन का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट जिनको नॉर्मल पब्लिक आके यूज करती है। उसके एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है जिसे हम एक्स कहते हैं। ये सारे के सारे पब्लिक डोमेन के प्लेटफॉर्म है। इनमें पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करती है। अब होता यह है कि जब पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करती है तो जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंट होता है। अब जब डाटा बहुत ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंट होता है तो हमने देखा होगा कि इन प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप का डाटा यूज हो रहा होता है जो कि रेलिवेंट होता है। अब रेलिवेंट का क्या मतलब है? अगर आपने फेसबुक की एक पोस्ट को देखा हो तो आपने देखा होगा कि फेसबुक की एक पोस्ट के बिल्कुल टॉप के ऊपर एक एवाटार होता है जिसके अंदर किसी भी उस यूजर का नेम होता है जिसने वो पोस्ट की हुई होती है। देन वो पोस्ट होती है, उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है। तो जब भी आप मल्टीपल जब आप कमेंट्स को देखते हो तो आप देखते हो कमेंट के अंदर भी सिमिलर एवाटार यूज हो रहा होता है। अब एवाटार तो अगेन किसी भी यूजर का है जिसने वो कमेंट किया। तो यहाँ पर वो जो ऊपर वाला एवाटार है जिस बंदे ने पोस्ट की उसका एवाटार और नीचे कमेंट सेक्शन के साथ जो एवाटार लगा होता है, दोनों रेलिवेंट डाटा है।
अब ऊपर वाले में डाटा के अंदर क्या चाहिए, एक ही जगह के ऊपर डाटा में एवाटार और नेम चाहिए, जबकि नीचे सिर्फ एवाटार चाहिए, नेम नहीं चाहिए। तो इस तरह के बहुत ज्यादा सिनेरियो होता है कि एक तरह का डाटा मल्टीपल वेज के अंदर यूज हो रहा था। किसी जगह के ऊपर यूजर की सारी डिटेल चाहिए होगी, किसी जगह पर यूजर की सिर्फ इमेज चाहिए होगी, किसी जगह के ऊपर यूजर की इमेज, नेम और उसका रोल चाहिए होगा। अब एक ही डाटा को मल्टीपल वेज में फेच करना अगर रेस्ट एपीआई के जरिए करना हो तो मल्टीपल एंड पॉइंट बनाने पड़ेंगे, और इस तरह इवेंचुअली थाउजेंड्स ऑफ एंड पॉइंट बन जाएंगे एट द एंड, विच इज रियली हार्ड टू मेंटेन एंड हैंडल। मेंटेन करना, स्केलेबल बनाना, सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, जबकि ये वाला काम ग्राफक्यूएल बहुत एफिशिएंट तरीके से कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट, यानी कि यूजर की एंटिटी के अगेंस्ट पूरा स्कीमा डिजाइन हो जाएगा। अब फ्रंट एंड वाले को, बैक एंड वालों को बार बार नए एंड पॉइंट का नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि सिंगल एंटिटी के साथ क्यूरी की वजह से जिस जगह पे जो डाटा चाहिए फ्रंट एंड क्यूरी करके सिर्फ वो डाटा मंगवा लेगा, बाकी डाटा की जरूरत नहीं होगी। तो फिर रेस्ट एपीआई कहां पर जरूरी होती हैं? रेस्ट एपीआई जरूरी होती है ज्यादातर जो भी एडमिन पैनल या डैशबोर्ड होते हैं, जहां पर डाटा बहुत कंसिस्टेंट होता है, जहां पर पता होता है कि इस तरह का ही डाटा चाहिए, डाटा ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसमें ज्यादा एक तरह के डाटा के मल्टीपल वेरिएंट्स नहीं चाहिए होंगे। यानी कि सिंपल करंट, यानी कि एक ही डाटा है वो क्रिएट होगा, वही डाटा अगेन अपडेट होगा, डिलीट होगा। सिंपल करंट है, कोई मल्टीपल कॉम्प्लेक्स तरह का डाटा नहीं है, एक ही डाटा को डिफरेंट वेज के अंदर मंगवाना रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरह के वेज के अंदर रेस्ट एपीआई बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आई होप कि इस वीडियो ने आपके माइंड के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर अभी तक कर दिया होगा कि आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर रेस्ट एपीआई को यूज करें या ग्राफक्यूएल को यूज करें, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट की टाइप क्या है और उस टाइप के लिए रेस्ट एपीआई बेस्ट सूटेड है या ग्राफक्यूएल बेस्ट सूटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपने इस वीडियो के अंदर कितना सीखा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिथम हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएगा और हमारी सारी एफर्ट्स का हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोड रिफ्ट।